afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. आओ पढ़ाई के मोड में आओ. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. कृपया वीडियोस ऑन कर लें ताकि मैं आपकी शक्लें देख पाऊं कि आपको दिमाग में कुछ घुस रहा है या नहीं. कॉपी ले लें, लॉ की कॉपी के पीछे का पेज खोलें और उसमें हम कंपनी लॉ हेडिंग डालें. सब लोग लॉ की कॉपी के पीछे का पेज एकदम लास्ट से स्टार्ट कर लो और कंपनी लॉ हेडिंग डाल दो. इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. यस, वीडियो प्रोडक्शन टीम, आप जब एडिट करें वीडियो तो यहाँ से लीजिएगा फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस. गुड आफ्टरनून एवरीवन. हम लोग कंपनी लॉ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. कंपनी लॉ जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत इजी होता है और बहुत ही समझ कॉन्सेप्चुअल होता है. इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ता. इतना कॉन्सेप्चुअल होता है कि यदि आपके एक बार दिमाग में घुस गया तो आपको कोई भी लाइन रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है. समझ लो पूरे सीए फाउंडेशन का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इन सबके सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है वो है कंपनी लॉ. कंपनी लॉ ऐसा टॉपिक है जो आपको ना सिर्फ सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करने में हेल्प करेगा, जबकि आपसे कोई भी एज अ सीए कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा. रचना मैम इस चैप्टर को सेकेंड राउंड में पढ़ाएंगी शायद, आई डोंट नो. हाँ, सेकेंड राउंड में पढ़ाएंगी मैम इस चैप्टर को. सेकेंड राउंड रिवीजन राउंड होता है, उसमें पढ़ाएंगी. ठीक है, तो पर आपको वहां पे रिवीजन मिलेगा. यहाँ पे आपको फुल फ्लेज्ड लेक्चर में पढ़ाने जा रही हूँ एंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर सीइंग मेन लेक्चर, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रिविजन इज इम्पॉर्टेंट. मॉक टेस्ट सीरीज इज इम्पॉर्टेंट. मिक्स्ड टेस्ट सीरीज इज इम्पॉर्टेंट. एवरीथिंग इज अटर इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज राइट अ हेडिंग विद डेट कंपनी लॉ. आज तारीख है अपनी 23 जनवरी 2022. ये 10 दिन का चैप्टर होता है. ये 10 दिन का चैप्टर होता है. अगले संडे समाप्त हो जाएगा. ठीक है, हाउ मेनी पेजेस, इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है. वो लिखते जाएंगे तो पेजेस काउंट पता चलता जाएगा. ठीक है, कंपनी लॉ जो है बेटा, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हम कंपनी लॉ को पढ़ते हैं. ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक्ट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक्ट. ठीक है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे पहले मैं वो चीजें दिखा देती हूँ. ये हमारी पूरी कंप्लीट फ्लो चार्ट है इस चैप्टर की. दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट विच इज गिवन इन योर मॉड्यूल. इसमें सबसे पहले मैं आपको कंपनी के फीचर्स बताऊंगी. कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी बताऊंगी. व्हील का मतलब होता है पर्दा, तो कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी बताऊंगी. ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताऊंगी. शेयर कैपिटल, शेयर्स, एमओए, एओए, ये सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये पूरी फ्लो चार्ट में एक एक टॉपिक पूरा चैप्टर बन जाता है. पूरी फ्लो चार्ट में जो एक एक टॉपिक है उसी को मिला के पूरा चैप्टर बन जाता है. अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क करवा देती हूँ. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कंपनी लॉ. ठीक है, इसी फ्लो चार्ट में देखिए, ये जो फीचर्स हैं इसमें से एक क्वेश्चन आना पक्का होता है. पक्का, एकदम पक्का. व्हील में केस स्टडी वाला क्वेश्चन आना पक्का होता है. व्हील में क्या, केस स्टडी वाला क्वेश्चन आना पक्का होता है. ठीक है, अब ये जो स्पाइस फॉर्म है, एक नया फॉर्म निकला है स्पाइस, ये वाला फॉर्म, ये अभी नया नया आया है 2020 में. तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है. इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है जो आप अभी सीखेंगे. उसके बाद एमओए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, और शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ये टॉपिक्स को बार बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, आप परेशान नहीं होइए. जब मैं पढ़ाते जाऊंगी तब मैं आपको लिखवाते जाऊंगी. करेंटली यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. ठीक है, सिर्फ चैप्टर का नाम आपको डालना है. अब
एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। कृपया प्लीज और प्लीज सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही ध्यान दें और अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि मुझे पता चले कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है। ठीक है। कंपनी लॉ। Welcome to class everyone. We are studying a very new chapter that is company law. अब देखिए आपने बचपन से फ्रॉम क्लास 11th यू हैव स्टडीड सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। पहला आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि ये ऐसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऐसी फर्म होती है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, वो अपनी दुकान खोलता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता उसमें। ठीक है, बीसीके में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, कंप्लायंसेस कम लगते हैं, एवरीथिंग इज लीस्ट, लॉ भी कम फॉलो करने पड़ते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमें कब चालू करना है कब बंद करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हमने पढ़ी थी पार्टनरशिप, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में जहां एक व्यक्ति होता है, पार्टनरशिप में कम से कम दो। ठीक है, और ये मिक्स होते हैं, यहाँ पे लोग क्या रहते हैं, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है लोगों की। क्या होती है बच्चों? जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का मतलब वन पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल और ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर वन। ये हम क्लास 11-12 में पढ़ते आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं क्या? कंपनीज। अब आपने कंपनीज के नाम तो ऐसे सुने ही होंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपके घर में कोई ना कोई तो टीसीएस में जॉब करता ही होगा, मामा चाचा किसी का कोई कोई लिंक ऐसी होगी जो टीसीएस में जॉब करते होंगे। उसके बाद आती है आईटीसी। ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। फिर आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर आती इंफोसिस, इंफोसिस में भी इंजीनियर्स जॉब करते हैं। यस। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैम ये बैंक कहाँ से आ गई? अब यहाँ पे मैंने बैंक का नाम इसलिए डाला है ताकि आप लोग क्लियर रहें कि बैंक कंपनी नहीं होती। क्या बच्चे? बैंक कंपनी नहीं होती। कंपनी जो होती है वो अलग होती है, बैंक अलग होती है। ठीक है, इसलिए कभी भी बैंक कंपनी नहीं होती। लिखिए, बैंक इज नॉट अ कंपनी। बैंक इज नॉट अ कंपनी। लिखिए अपनी कॉपी में, बैंक इज नॉट अ कंपनी। बैंक इज नॉट अ कंपनी। ओके, यस। अब आप देखें, हमारा जो कंपनी का लॉ है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। लिखिए, कंपनी का जो हम लॉ पढ़ते हैं उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ये वाले लॉ को ही हम डीपली स्टडी करेंगे इन कमिंग डेज में। यस, ओके। अब देखिए, पुराने जमाने में हम चलते हैं थोड़ा। जब भी मैं कोई लॉ पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा हिस्ट्री से उठाती हूँ कि पुराने जमाने में क्या होता था। पुराने जमाने में जब लोगों को कंपनी की तरह कुछ डिस्कशन करना होता था तो वो क्या करते थे पुराने जमाने में, ऐसे कोई भी फेस्टिव गैदरिंग, यानी कि कोई किसी की शादी हो गई, कोई महोत्सव हो गया, या कोई भी मतलब कोई भी गैदरिंग हो गई जो रिलीजियस पर्पस से है, फेस्टिव गैदरिंग है, वहां पे जब लोग मिलके साथ में खाना खाते थे तो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करते थे। क्या करते थे बच्चों? इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करते थे। क्या करते थे? इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करते थे। और वही इम्पोर्टेंट डिस्कशंस को क्या बोला जाता था कि वो कंपनी के मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोलते थे? कि वो कंपनी के मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपनी जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है। कंपनी वर्ड दो शब्दों से बना है। पहले शब्द का नाम है कॉम यानी विथ और टुगेदर, और दूसरे शब्द का नाम है पैनिस यानी कि ब्रेड, मतलब ईटिंग ब्रेड टुगेदर। समझ पा रहे हो बात? एंड इट ओरिजिनली referred टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। तो आप लिखिए मेरे साथ कॉपी में, कंपनी, कंपनी, कंपनी। लिखिए, कंपनी is derived from two words
पहला वर्ड है कॉम, दूसरा वर्ड है पेनिस। कॉम का मतलब होता है विथ और टुगेदर, और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। इट ओरिजिनली referred to an association of persons who took their meals together. Company is derived from two words, com, with or together, panis, that means bread. It originally referred to an association of persons who took their meals together. ठीक है, मतलब कि पुराने जमाने में जब लोग साथ में बैठकर खाना खाते खाते कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे तो ये बोला जाता था कि वो कंपनी है, वहां पे कंपनी के मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं। बात घुसी दिमाग में सबको? यस, ओके, नो बेटा, वॉइस इज क्लियर, नो इशू। चलिए, लिख लिया सबने? लिख दीजिए डन इफ यू हैव रिटन। ओके, गुड। नाउ अब देखिए, जब भी हम कंपनी की कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि जनरल भाषा में उसे क्या बोलते थे। अब हमें ये समझना है कि लॉ में उसे क्या बोलते हैं। क्या लॉ में उसे क्या बोलते हैं? तो आप खुद देखिए कि कंपनी का जो पहला कानून था हमारे भारत देश में 1850 में आया था। कब आया था बच्चों? 1850 में। दूसरी बार कुछ चेंजेस हुए, फिर चेंज होके कब आया बेटा? 1866 में। फिर उसके बाद थोड़े और चेंजेस हुए, फिर चेंज होके कब आया? 1882 में। फिर और चेंजेस हुए, कब आया? 1913 में। फिर हमारा इंडिपेंडेंस आ गया, और इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला कानून था वो था 1956, और अभी जो कानून है वो है 2013। ठीक है, तो कंपनी लॉ की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। 1850 में फर्स्ट लॉ आया था, द कंपनी लॉ। फिर 1866 में अमेंड हुआ, 1882 में अमेंड हुआ, अमेंड हुआ मतलब चेंज हुआ, चेंज होके फिर से आया। फिर 1913 में अमेंड हुआ, 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, मतलब आजादी मिली थी देश को। फिर 1956 जो कंपनीज एक्ट 1956 आप पढ़ते हैं ना अपनी बुक्स में कभी कभी, टी शेप की जिसमें बैलेंस शीट होती थी। फिर आया क्या? 2013। तो लिखिए हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ, मेरे साथ लिखिए हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ, और ये सारे ईयर्स लिखिए कब कब आया था। ये सारे ईयर्स लाइन वाइज लिखिए वर्टिकली, कब कब आया था। सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लें ताकि मुझे दिखे कि आप लोग लिख रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ कब कब आया था, हम सबको अच्छे से इसको कवर करते जाना है। एक एक पॉइंट मैं बिल्कुल जड़ से पढ़ा रही हूँ, ठीक है? पहले आया था 1850 में, फिर 1866 में, फिर 1882 में, फिर 1913 में, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, फिर आते हैं 1956, फिर आएगा 2013, ठीक है, जो अभी करंट में लॉ चल रहा है। बच्चों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि कंपनी क्या होता है, इट रिफर्स टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। दूसरा हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंपनी, यस और नो,
कि कब आई थी, 1850 से 2013 तक सारे ईयर्स हमने नोट डाउन करे। अब हम लीगल डेफिनेशन लिखेंगे कंपनी की, ठीक है, लीगल डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, लीगल डेफिनेशन। अभी तक हमने लिखा कब कब आया था, 1850, फिर आया था कब बच्चों, 1866, फिर कब आया था बताइए चैट बॉक्स में सारे बच्चे, 1882, गुड, फिर कब आया था, 1913, फिर कब आया था बच्चों, इंडिपेंडेंस आ गया था फिर तो इंडिया का। इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद बताइए 1956, फिर 2013, ठीक है ना बेटा, लिख लिया सबने अच्छे से, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी हमारी, है ना। हिस्ट्री के बाद जो हमने ईयर्स लिखे हिस्ट्री में, उसके बाद हमें लीगल डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। तो लीगल डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहती हूँ। बेटा जब भी हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं, तो ये हो गया सेक्शन 2, इसके बाद जब ब्रैकेट लगा होता है तो ये क्या होता है बच्चे, सब सेक्शन होता है। मान लो ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सब सेक्शन। इसके बाद एक और ब्रैकेट लगा होता है, तो लॉ में इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉज। क्या बोलते हैं, क्लॉज। इसके बाद एक और ब्रैकेट में कोई फिगर हो तो उसे क्या बोलते हैं, सब क्लॉज। अब इसके बाद मान लो EXP लिखा है, तो ये क्या होता है बेटा, एक्सप्लेनेशन 1, मतलब सब क्लॉज को भी समझाया जाता है लॉ में। तो जब भी आप मेरे साथ लॉ पढ़ेंगे तो आपको ये वाली भाषा मिल सकती है थोड़ी, तो हमें घबराना नहीं है। हमें बहुत अच्छे से सेक्शन वाइज एक एक चीज मैं आपको जड़ से सिखा रही हूँ कि सेक्शन पहला नंबर होता है, उसके बाद वाला नंबर सब सेक्शन होता है, उसके बाद वाला नंबर क्लॉज होता है, उसके बाद वाला नंबर सब क्लॉज होता है, उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही लॉ को पढ़ा जाता है। फटाफट इसे लिख लो। यस एवरीवन, लिखते जाइए फटाफट। डन, ओके, कैन आई रब दिस, डन, ओके गुड। सो ये हो गया हमारा सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, ठीक है बेटा। अब आप लोग क्योंकि एकदम रॉ हो कंपनी लॉ में, आपको कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम बिल्कुल सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। अभी मैंने आपको सिखाई थी कंपनी लॉ की बेसिक डेफिनेशन। अब हम कंपनी की क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, लीगल डेफिनेशन, जो आपको लिखने को आ जाती है, एक्सप्लेन कंपनी। क्या पढ़ने वाले हैं, लीगल डेफिनेशन। तो लीगल डेफिनेशन क्या होती है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, लीगल डेफिनेशन क्या होती है, सेक्शन, लीगल डेफिनेशन लिखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मीन्स अ कंपनी, a company registered under this act or any other previous company law। यहाँ पे दिस एक्ट का मतलब होता है बच्चे, ये जो दिस एक्ट लिखा है यहाँ पे, ये जो एक लाइन लिखी है जिसका नाम है दिस एक्ट,
एक सेकंड, यहाँ पे जो दिस एक्ट का मतलब है बेटा, दिस एक्ट, इसका मतलब है 2013 वाला एक्ट। इसका मतलब क्या है? 2013 वाला एक्ट। और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब जितने भी अपन ने वो ईयर्स लिखे ना हिस्ट्री के, या तो 2013 में रजिस्टर्ड हो या उन हिस्ट्री के किसी भी साल में रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड मतलब नाम दर्ज करवाया हो, ठीक है। तो कंपनी का मतलब क्या होता है? जो इस एक्ट में बनी है या किसी पुराने लॉ में बनी है, ठीक है। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, registered under this act or any other previous company law. Section 2 subsection 20, section 2 in bracket 20, ब्रैकेट लगा देते हैं तो बेटा वो सबसेक्शन होता है। प्लीज सब लोग वीडियोस ऑन कर लें ताकि मुझे दिखे आप लोग लिख रहे हैं। Section 2 subsection 20 of Companies Act 2013 means a company which is registered under this act or any other previous company law. बोलो मेरे साथ, Section 2 subsection 20 means a company which is registered under this act, जो इस एक्ट में बनी है या जो कोई और प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है, ठीक है। फिर से बोलेंगे एक बार, Section 2 subsection 20, company means a company registered under this act or any other previous company law. घुसी बात दिमाग में? ओके, written everyone, written। अच्छा, now let's proceed। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज फीचर्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम? फीचर्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग डालें, फीचर्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हिंदी में बोले तो विशेषताएं। कंपनी की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। फीचर्स का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। तो कंपनी की क्या विशेषताएं हैं? अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स की क्या विशेषताएं हैं कि वो मैथ्स की क्लास में कम कम आते हैं, उठते नहीं हैं, और इकोनॉमिक्स की क्लास में आ जाते हैं, रचना मैम की क्लास में आ जाते हैं, माइसरा मैम की क्लास में आ जाते हैं। मैथ्स से उनको अच्छा नहीं लगता जरा, मैथ्स में उन लोग ऐसे उठ जाते हैं। तो ये मेरे स्टूडेंट्स की विशेषताएं हैं। आपकी मैम की क्या विशेषताएं हैं? मेरी क्या विशेषताएं हैं? मैं आप लोग को बहुत प्रताड़ित रखती हूँ आपसे टेस्ट दिलवाती हूँ, मिक्स टेस्ट दिलवाती हूँ, मॉक टेस्ट दिलवाती हूँ, है ना। अच्छा, तो ये सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऐसे कंपनी की भी क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। कंपनी की भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब किसी चीज, किसी बात की अच्छाइयाँ, विशेषताएं। क्या अच्छा है कंपनी के बारे में? लिख ली हेडिंग, बोलो। ओके, सो कंपनी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी में कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड होता है। अभी मैं समझाऊंगी सब। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कॉमन सील होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। लिखिए विशेषताएं लाइन से। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, सेपरेट प्रॉपर्टी। वीडियो ऑन करो सब लोग।
ऑन अ स्ट्रिक्ट नोट आई एम सेइंग, वीडियो ऑन करिए सब लोग, ताकि मुझे दिखे आप लोग लिख रहे हैं, नहीं तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। Separate legal entity, transferability of shares, perpetual succession, capacity to sue and be sued, limited liability, common seal, separate property। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? कंपनी लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिटन एवरीवन। सो हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। एक एक कैरेक्टरिस्टिक खुद में ही एक क्वेश्चन बन सकती है। हर एक कैरेक्टरिस्टिक खुद में ही एक क्वेश्चन बन सकती है। अगर आपने ये सीख लिया तो ना आपको इंटर में कंपनी लॉ की टेंशन होगी, ना सीए फाउंडेशन में। ये बेस है बेटा, अगर इसमें गड़बड़ी कर दी आपने तो पूरे कंपनी लॉ निपट जाएगा। ये बेस है। सैलमन वर्सेस सैलमन का जो केस आने वाला है वो इकलौता केस बेस है पूरे कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ बना ही उस केस की वजह से है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। तो सेपरेट लीगल एंटिटी हेडिंग डालिए सब लोग। क्या हेडिंग डालिए? सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके बारे में हम लिखेंगे। यस, क्या पढ़ने वाले हैं हम? सेपरेट लीगल एंटिटी। लिखिए, इट मीन्स it means it means it means business बिजनेस मत लिखिए, कंपनी लिखिए। इट मीन्स कंपनी, इट मीन्स कंपनी एंड members of the company and members of the company are two separate and distinct individuals. It means company and the members of the company are two separate and distinct individuals. If members do any act on behalf of company, if members do any act on behalf of company, members will not be liable, company will be liable. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी और कंपनी के लोग दो अलग अलग इंसान हैं। कंपनी भी एक इंसान ही है, आर्टिफिशियल इंसान, और कंपनी के लोग भी इंसान ही होते हैं। ठीक है, तो वो दो अलग अलग लोग हैं। यदि कंपनी के लोगों ने कंपनी का नाम लेके कोई काम किया तो लोगों के घर के पैसे लायबल नहीं होते। लोगों के घर के पैसे लायबल नहीं होते, कंपनी के एसेट्स लायबल होते हैं। ठीक है, लोग वहां पे छूट जाते हैं, कंपनी लायबल होती है।
बात समझ में आई? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी, एक एक चीज कृपया ऐसे लिख लें, और भी हम लिखेंगे, अभी तो बस एक डेफिनेशन ही है। गुड, डन एवरीवन, रिटन? गुड। अब देखिए, वापस हम हमारी स्लाइड पे आते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारी कंपनी। ये कंपनी है जो बनी है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है इसका कंपनीज एक्ट 2013 में। और ये है कंपनी के लोग। तो ये दोनों के बीच में डिवीजन लगा है, मतलब इन लोगों ने कंपनी के बिहाफ पे कुछ किया, तो इन लोगों के घर से पैसे बुलवाए जाएंगे क्या नुकसान होगा तो? नहीं, कंपनी के एसेट बेच के सामने वाले को पैसे दिए जाएंगे। मतलब कि इन शॉर्ट मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, गुड। अब लॉ में इसको क्या बोलते हैं? ये चीज आपकी बुक में लिखी है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए क्या लिखा है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट इज वेस्टेड विद अ पर्सनैलिटी। कंपनी की एक पर्सनैलिटी है, कंपनी का खुद का नाम होता है, कंपनी की खुद की सील होती है, कंपनी के एसेट होते हैं। कंपनी बिल्कुल अलग है, डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर्स से। वो एकदम डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, अपने मेंबर्स से। ठीक है, कंपनी कुछ भी कर सकती है, बट वो अपने मेंबर्स से एकदम डिफरेंट है। शेयर होल्डर कभी भी लायबल नहीं होगा कंपनी के एक्ट के कारण, चाहे उसने पूरा ही शेयर कैपिटल क्यों नहीं खरीद के रख लिया हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, बट मैं जो लिखवाऊंगी केवल उतना ही लिखना, एग्जाम पर्पस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है।